अस्सलाम वालेकुम सीएस एस्पायरेंट्स। आज की वीडियो हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पेपर है कंपलसरी उस पे हमने बनाई है। और इसमें हमने पास्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर के अंदर उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। आपको पता है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर के अंदर दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में आपके ज्योग्राफी, जियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर और ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं हमारे जो इंटरेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट के साथ, एस्ट्रोनॉमी के साथ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो मैथमेटिक्स पे होता है। इंशाल्लाह हम उस पर भी कोई वीडियो बनाएंगे बाद में। क्योंकि इस सेक्शन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन बॉडी से और ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ कनेक्टेड हैं। इसलिए आज हमने अपने वीडियो के अंदर मदऊ किया है डॉक्टर वकार साहब को, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। और इनसे हम जानेंगे कि जो टर्म्स हैं जो कि खासकर जिनका ताल्लुक जो है ह्यूमन बॉडी के साथ है, इसके अलावा मेडिसिन के साथ है, वैक्सीनेशन के साथ है, और इस तरह के जो क्वेश्चन अपीयर हुए हैं पास्ट पेपर्स के अंदर सीएसएस के, उसको हम आज एड्रेस करेंगे। वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने थैंक्स फॉर स्पेयरिंग टाइम फ्रॉम योर प्रीशियस टाइम। वकार साहब, असल में हमारे सीएसएस के स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे कि जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मेडिकल फील्ड से कुछ ताल्लुक रखते हैं, कुछ ह्यूमन बॉडी से मुतालिक रखते हैं, जिसके मुतालिक ज़ाहिर है कि टेक्निकली एक डॉक्टर ही बता सकते हैं कि इनके जवाब कैसे देने चाहिए, कैसे होने चाहिए। वैसे तो बुक्स के अंदर लिखे होते हैं, लेकिन हम ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि वो लोग जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास सिर्फ अब रिविजन का टाइम है, तो वो गो थ्रू करें हमारे वीडियो से और इससे फ़ायदा हासिल कर सके और मुस्तफ़ीद हो सके। डॉक्टर साहब, एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो पहले मैंने नोट डाउन किए हैं, जो क्वेश्चन अपीयर हुए हैं, और फिर गाए बगाए हम नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर, इस सेक्शन के अंदर जो इस सब्जेक्ट से मुताबिक हम वीडियो बनाएंगे आगे, उनमें मजीद आपको हम इंशाल्लाह बुलाएंगे और आपसे ये पूछेंगे क्वेश्चंस। आज जो हमने क्वेश्चन लिखे हैं जो पेपर्स के अंदर अपीयर हुए हैं, उनमें पहला क्वेश्चन है वैक्सीनेशन के ऊपर, कि वैक्सीनेशन क्या होती है, क्यों कराई जाती है, किन बीमारियों के अगेंस्ट कराई जाती है, टाइप्स क्या होती हैं वैक्सीनेशन की, अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो कैसे होते हैं, और क्या वाकई ही वैक्सीनेशन इफेक्टिव होती है। डॉक्टर साहब, इट्स ओवर टू यू एंड प्लीज गाइड अस ऑन इट। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन बेसिकली आपको प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी। इट ट्रिगर्स इम्यून सेल्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी, एंटीजन एंड डिजीज। जैसे हमारे जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन एंटर होता है तो उस हमारा बॉडी उसको एक खास रिएक्शन होता है, इसमें इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, यानी जिसको हम बीटा सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, इस पे हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है। अब जब भी हमारे जिस्म में इससे पहले कि वैक्सीन कोई ऑर्गेनिज्म एंटर हो, जैसे जिसका पेंडेमिक बेसिकली हमारे इलाके में होता है ना, तो उसके लिए वैक्सीनेशन रख लेते हैं पहले से कि ना के बारे जरासीम आ गया है, पोलियो मिसाल के तौर पे। अब पोलियो का जो पेंडेमिक है ये काफी अर्से से कई इलाकों में है, दुनिया भर के इलाकों में पोलियो पाया जाता है। इसका वायरस का नाम है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। सही। अब इसमें जो होता है वैक्सीनेशन के बेसिक 3 टाइप्स हैं। सही। उसमें आती है इनएक्टिव वैक्सीनेशन। इट इज यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक इन्फ्लुएंजा एंड वाइस वर्सा, कोल्ड के में भी आता है। दूसरा इसकी टाइप आती है लाइट एटेन्यूएटेड इन वैक्सीनेशन। ये जो लाइट एटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन है ना, ये अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस आता है, नॉट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो ये आता है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, HIV, इस किस्म के वायरसेस के ये अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है उसको कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड। डॉक्टर साहब, उस पे आप स्पेल कर देंगे सेकंड जो आपने बताई वैक्सीन, क्या स्पेलिंग है इसकी? LIFE, लाइव डैश एटेन्यूएटेड, ATTET एटेन्यूएटेड, NUATED। ठीक ठीक ठीक, ATTENUATED लाइव। थैंक यू। अब तीसरी जो फॉर्म निकाली है mRNA वैक्सीनेशन है, वो सिर्फ कोविड के अगेंस्ट में निकाली हुई है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये जो वैक्सीनेशन है बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म एक्शन हमारे लिए फायदा क्या होता है, इसको हमने मेमोरी सेल्स बनाने होते हैं बेसिकली, कि हमने कोई ऑर्गेनिज्म है उसको मिसाल के तौर पे चिकन पॉक्स का अपने वायरस दे दिया मिसाल के तौर पे, इसको हमने एक इसकी फॉर्म को हमने लैब के अंदर
अनकॉन्शियस कर दिया, मतलब कि बहुत नियर टू डेथ कर दिया इसको हमने। अब हमने इसको एक सोल्यूशन में बनाकर कल्चर करके अपने बॉडी में डाल दिया। अच्छा ही हुआ। अब क्योंकि ये था नियर टू डेथ ऑर्गेनिज्म, ये डिजीज नहीं कॉज कर सकता, मगर जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं इसको ये जरूर एक्टिवेट कर देगा। ठीक। अब इससे क्या होगा, टी लिम्फोसाइट डिवाइड होंगे, डिवाइड अगेन एंड अगेन फ्रॉम मेमोरी सेल्स। ये जो मेमोरी सेल्स है ना, बेसिकली ये ही वैक्सीनेशन का रिजल्ट होती है। क्या दोबारा वो वाला हमें ऑकर होते हैं, पुराना हाफ से इन्फेक्शन आता है, बॉडी तो देख लेती है, एंटीबॉडीज आ जाती हैं, तो फौरन से वो जो मेमोरी सेल है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलता है, यानी कि वेजिकल्स बनते हैं बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सेल्स बनाते हैं, उसके अंदर जो है ना एग्जोसाइटिक वेजिकल्स, उसमें ये वाले तमाम केमिकल्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं। पैथोजेनेसिस कहलाता है ये जो प्रोसेस, ये इसका काम होता है। सर इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं वैक्सीनेशन के? बेसिकली साइड इफेक्ट्स इसमें हर एक को नहीं होता, मगर कमजोर लोगों को ही होता है, जिन जो ऐसे आजकल बच्चे आ रहे हैं, सही है, या जो बूढ़े हो गए हैं, जो जवान लोग हैं इनको वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट नहीं होता। जिनको होता है उनमें आंखों में से पानी आना, बुखार, चिल्स, राइनाइटिस कहते हैं, नाक से पानी बहना, नेजल डिस्चार्ज जिसे कहते हैं। इंसान समझता है कि मुझे यार इन्फ्लुएंजा हो गया, कोई मुझे एलर्जी हो गई है, तो वैक्सीनेशन के बाद बेसिकली वो वैक्सीनेशन की आप पे जो इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट, ये उसकी एक अच्छी दलील है कि आप पे वैक्सीनेशन असर कर रही है। ठीक है, इसको फिर वो एंटी एलर्जी के जरिए सिम्टम खत्म कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पोलियो के बारे में बताइएगा कि पोलियो क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे प्रिवेंट करें इसको, और इसकी स्प्रेड होने की कॉज क्या है, मतलब ये अगर खासकर क्योंकि बच्चों में होता है शायद ये, तो बच्चों में क्यों फैलता है ये? पोलियो बेसिकली वायरस है, यानी वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इससे भी अर्ज की थी, ये इसके वायरस होता है। वायरस की आदत है कॉन्टेजियस होता है। दूसरी इसकी आदत है कि यह होस्ट सेल के जो बाहर है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, मुर्दा है, कुछ नहीं है। जब यह होस्ट सेल के अंदर चला गया, वाया नाक से चला गया, मुंह के जरिए चला गया, स्किन के जरिए पोर्स से चला गया, अब ये एक्टिवेट हो गया, अब ये इन्फेक्शन करेगा। इसकी लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन आपको मैंने की थी ना, वो इसकी भी इस्तेमाल की जाती है। सही। अब इसमें हमारे जो जितने भी इलाकों में ये फैल रहा है, रुक नहीं रहा है, उसकी वजूहत ये आती है कि ना बेसिकली बच्चों को लोग यहाँ नीम हकीम बन गए तकरीबन ना, कि नहीं जी ये वाला ड्रॉप नहीं, ये केमिकल है, ये एलर्जी कर देगा, ये खराब कर देगा। अच्छा, अब ये होता है कि पोलियो स्टेशन से आप जाएं तो पोलियो के ड्रॉप को डाल देते हैं, फिर बताते हैं कि जी अब दोबारा इस टाइम पर आपने आना है, फिर इस टाइम पर आना है, ताकि उसे कोर्स पूरा कर दें। ऐसे ये तो हो गया, लेकिन ये कॉज जो वायरस है ये कहाँ से आता है, मतलब आखिर की वायरस के कैसे, मतलब आपको बताया कि बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो ये बच्चों में क्यों होता है, ये बड़ों को क्यों नहीं ये लगता? बेसिकली कुछ वायरसेस हैं, जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, या ये पोलियो वायरस है, कि अब होता है कि बड़ों के अंदर इनके जो है ना, जो जिस बच्चे को तो बड़े बुढ़ापे तक गया ही ना, इस मर्ज में आ गया है, लेकिन बच्चों को इसलिए होता है कि बच्चों की इम्यूनिटी वैसी वीक होती है, सही, वो नए नए सेल्स को खुद ले रही होती है इम्यूनिटी के, मैं उसको यूज टू हो जाऊं, सही ना, कोई नई चीज है तो यूज टू हो जाऊं, इसलिए बच्चे बीमार भी बहुत होते हैं। अक्सर हम नजला जुकाम खांसी में देखेंगे, क्योंकि बॉडी खुद ले रही होती है फैशंस को। सही बात है। कहाँ से आता है? पानी से भी आ जाता है, सही है। पानी आपके यहाँ सामने की बात है कि वाटर के हालात अपने कैसे जा रहे हैं, जी जी, सही। अब ये निकालते हैं, अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द सीपेज ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल, मट्टी के ऊपर से नीचे जाता है वो, उसके बाद इन्फेक्शंस होते हैं, इसलिए हर एक को लाजमी कर देते हैं कि पोलियो की वैक्सीनेशन कराएं, नहीं कराते कुछ। अच्छा, और सिम्टम इसके कैसे स्टार्ट होते हैं, मतलब यानी कि कैसे चलेगा कि बच्चे को पोलियो होना स्टार्ट हो गया है? डिसेबिलिटीज हो जाती है। अच्छा, सही। मिसाल के तौर पे बंदा माजूर से कह सकते हैं आप, किसी न किसी ऑर्गन को वो इन्वेस्ट कर लेता है, अक्सर टांगों की हड्डी वो कर लेते हैं इन्वेस्ट, तो आप इजीली कह सकते हैं कि अच्छा किसी की जो ये क्रिस्ट होती है इसको इन्वेस्ट कर लेता है, किसी के नाखून इन्वेस्ट कर लेता है, किसी की आंख खत्म कर देता है, इन्वेसिव करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डीएनए है और आरएनए, इनमें क्या फर्क है और इनसे क्या बनता है?
यानी कि डीएनए स्टैंड्स फॉर और आरएनए स्टैंड्स फॉर क्या है, और ये मतलब कि ये इनके टर्म्स को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? DNA stands for deoxyribonucleic acid. It is the main material of inheritance. RNA stands for riboxynucleic acid. It contains ribose sugars. जो जो है डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए के अंदर सिंपल राइबोज शुगर होती है। सही है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों शुगर की फॉर्म्स, दोनों शुगर से बने हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड। अच्छा, आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये किस तरीके से हो गया ना, आरएनए की मिसाल है धागे की सी है कि आप उसको यूं है कि आप फोल्ड कर दिया आपने। डीएनए जो है इसकी ये डबल स्ट्रैंड आते हैं, अलग अलग से आते हैं। सही है, एक से इसी की एप्लीकेशन भी होती है ना, तो सेमी कंजर्वेटिव मसल के ये एक बाहर से आता है, एक आपका अंदर का होता है, सेमी कंजर्वेटिव हो गया। आरएनए में कोई ऐसी कैफियत नहीं है, वो एक ही होता है, उसी के फोल्डिंग्स होती हैं। सही, फंक्शन क्या होता है डीएनए, क्या मतलब इसका फंक्शन क्या है और आरएनए का क्या है? डीएनए इज द मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अंदर जेनेटिक कोड्स वगैरह होते हैं, और आरएनए इसको लेकर आगे जाने की चीज है। आरएनए जो है इसको अप्लाई करने की चीज है। बेसिकली चीज डीएनए है, इसके जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इसको लेकर कैरी फॉरवर्ड द एक्शन ऑफ डीएनए। अच्छा, तो थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाएंगे ताकि हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं थोड़ा सा उनको और क्लियर हो जाए इसके ऊपर कि इनका वर्किंग, अगर दे आर वर्किंग टुगेदर तो कैसे काम करते हैं। डीएनए जब होता है पहले इसमें जो है ना, इसको आप बेस स्ट्रक्चर्स पे आएंगे ना, इसके अंदर जो है ना 4 इंपॉर्टेंस होते हैं, मतलब के तौर पे एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायोनाइन। ठीक है, अब कोई खास स्ट्रक्चरल फर्क नहीं है। जो आरएनए है इसके अंदर थायोमिन के बजाय यूरासिल होगा, थायमिन की बजाय। सही है, इसको अपने आरएनए कर दिया। स्ट्रैंड का फर्क आ गया है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आ गया। अच्छा, डीएनए जो है इसमें जेनेटिक कोड इसके अंदर सेव होते हैं। आरएनए यूज दिस कोड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि मजीद आगे उसको काम करने के लिए आरएनए की जरूरत होती है, वरना आरएनए नहीं करता रहेगा। यानी कि ये किस्म का ट्रांसपोर्टेशन का, या आप कह लें कि कैरियर का काम करता है आरएनए। ये बताइएगा कि जो बैक्टीरियल सेल होता है, प्लांट सेल, इन दोनों में क्या फर्क है? बैक्टीरियल सेल एंड प्लांट सेल, मेन डिफरेंस, बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोट, प्लांट सेल इज यूकैरियोट। सही, ये जरा आसान लैंग्वेज में बताइएगा कि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं कि यानी कि जिसके अंदर जो है ना न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, बैक्टीरिया नहीं होता। सही है, न्यूक्लियस भी होता है। सही है, प्लांट्स में फूड वैक्यूल होता है, इनमें कॉन्ड्रोटाइल वैक्यूल होता है, यानी कि इस वैक्यूल के अंदर इनके जो जहरीले मादे सेव होते हैं बैक्टीरिया के, वो उसी वैक्यूल के अंदर होते हैं, कॉन्ड्रोटाइल वैक्यूल कहते हैं। प्लांट्स में होता है वो फूड वैक्यूल होता है, यानी वो एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसके अंदर उसकी खुराक स्टोर होती है। सेल में दोनों में होती है। सही है, प्लांट सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन ही आती है प्लांट्स में, जो कि इम्पर्मेबल ज्यादा होती है सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन परमेबल कम होती है। सर्टेन चीजों से परमेबल होती है, इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो बनाते हैं ना, वो सेल मेम्ब्रेन को खत्म करने के लिए बनाते हैं। ये जो ग्रुप है सेफेलोस्पोरिन, वेलोसेफायर जो आती हैं, उसी में बनाते हैं। और जो प्लांट सेल है ना, इसमें इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो जस्ट एक तरीके से टर्जिडिटी को करने के लिए होती है। टर्जिड हो जाता है ना सेल, इसके अंदर काफी पानी आ गया, डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गई, अब फूलने लगता है। अब सेल मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन है, वो फूलने देगी उसको, सेल वॉल रोक के रखेगी जगह पर, उसकी स्ट्रक्चर सेव करती है। जबकि बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल का ये काम नहीं है, स्ट्रक्चर बचाया उसका। सही है, वो उसको खाली जो है ना एक रंगत देती है कि उसके अंदर की चीजें एब्जॉर्ब ना हो जाएं, खास उसकी जो केमिकल्स हैं उसको इन्वेसिव केमिकल एब्जॉर्ब ना हो जाएं, ये काम करती है बैक्टीरियल सेल वॉल। और जो प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चर मेंटेन करने का काम आती है। सही है, दोनों में सेल जी ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं एनिमल्स, वो जब टेम्परेचर लो होता है तो स्लो डाउन और थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? कोल्ड ब्लडेड जो ऑर्गेनिजम्स है ना, इनके बेसिकली वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देयर आर। ठीक है,
अब जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, इनमें ये होता है कि ये अपने आप को ना बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। सही है, गर्माई होगी तो भी एडजस्ट कर लेगा, सर्दी होगी तो सर्द हो जाएगा उसका टेम्परेचर। और जो वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका गर्म ही रहना है। खून परिंदे हो गए, इंसान हो गए, मैमल्स हो गए, ये सारे वार्म ब्लडेड में आते हैं। ये सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने टेम्परेचर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। खास जो इनका बॉडी टेम्परेचर है, जैसे हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस तरह इनका होकर कर लेते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड है, इनका एकदम से नीचे गिरता है टेम्परेचर, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अपना एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो अब जब वो खून आया तो फिर वो पैसे भी होंगे, मर भी जाते हैं। सही है, और फिर इस तरीके से इनके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं, ये ब्लड का इनके अंदर होता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगले जो क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं वो है कि हेपेटाइटिस जो है कितनी टाइप्स के होते हैं। इनके बारे में जरा ब्रीफली बताइएगा कि कितने टाइप्स के होते हैं, है क्या हेपेटाइटिस, कैसे फैलता है, काउजेस क्या हैं इसके, यानी और कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और इसकी क्योर जो है वो कैसे की जाती है। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय द वायरस। सही, इसके हैं जो फेमस इसकी जो टाइप्स हैं वो 3 है, हेपेटाइटिस ए बी सी। सही है, अब डी भी आने शुरू हो गई है वैसे, लेकिन बहुत रेयर है, सिंपल से ए बी सी कहते हैं। जो हेपेटाइटिस ए है, अच्छा ये बेसिकली जो लीवर है, पहले जॉन्डिस बनता है, लीवर के मसाइल है सारे ना। पहले जरकान होता है, अब जरकान के बाद जो है ना, उसमें अगर कोई वायरस ही कॉज करता है ना इसको। हेपेटाइटिस ए जो है ये ट्रीटेबल है। सही है, ये ट्रीट इसका हो जाता है, इसकी वैक्सीनेशन भी होती हैं इनकी, लेकिन इसका इलाज है, इंटरफ्रोन्स की जरूरत कर लेते हैं। हेपेटाइटिस बी है, ये भी ट्रीटेबल है लेकिन काफी सीवियर होता है। और जो सी है वो काला जरकान। सही, इसमें इंसान बचना मुश्किल होता है, सर्वाइव करना। मेडिकली जो है इसके इंटरफ्रोन्स लगाते हैं और इसका फिर इसका रेडिएशन से भी ट्रीटमेंट इसका करते हैं, मगर ये वायरस से होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। ये बताइएगा कि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। इनका आप ये तो एक जनरल से एक है, इसको थोड़ा सा आप मजीद कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे काम करते हो। एग्जांपल क्या है कि ये सेल, डिफरेंट सेल्स बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। अब ये इसमें होता है, सब सेल्स जो है ना, ये तो फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी है। सही है, बेसिक यूनिट जो है वो सेल ही है। अब सेल्स जो है इसी को बेसिकली चाहिए पता है, डिफरेंशिएट टिश्यूज बनते हैं, उससे भी ऑर्गन बनता है। ऑर्गन्स की कलेक्शन इसका ऑर्गेनिज्म इसमें होती है, ये होता है। अब जो सेल्स हैं, लेकिन ये अपनी एक अलग भी एक आइडेंटिटी रखते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे स्किन सेल्स हैं, स्किन टिश्यूज नहीं कहते, स्किन सेल्स हैं ये। सही, जो एंटीऑक्सीडेंट्स वाले वैसे इसमें डैमेजेस वगैरह होते हैं, इसकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो डैमेज हो जाते हैं, सेल डैमेज होता है। ठीक हो गया। अब सेल्स जो है ना, इसके अंदर साइटोप्लाज्म इसका रहता है, इसके अंदर चीजें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन, जो कुछ सेल्स के अंदर होती है। टिश्यूज जो है ग्रुप ऑफ सेल्स तो लाजमी है। सही, मगर टिश्यूज जो है ना, ये मिसाल के तौर पे हमारी आंख के जो अंदर की तरफ स्क्लेरा आता है, ये टिश्यूज से बना हुआ होता है, तय होती है टिश्यूज की। इसको आप सेल्स के बना सेल्स से मत सेल कह नहीं सकते इसको आप कि ये सेल है, टिश्यू है, ये सेल्स है जी, ये सेल है, ऐसे नहीं कह सकते, फिर टिश्यूज ही कहेंगे इसको। सही है, इसकी अंदर जो आती है ना अपना, इसका मेन फंक्शन जो होता है टिश्यूज का, ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वगैरह सब टिश्यूज की उसमें ही आती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो सेल्स और चीज है, अब सेल से टिश्यूज बने, इनके फंक्शन डिफरेंट हो गए कि वो अंदर सेल मेम्ब्रेन को सेट करना, जो रेस्पिरेशन वगैरह हो रहे हैं टिश्यूज के, टिश्यू फ्लूइड होते हैं, इसके अंदर फ्लूइड भी बैठ जाता है। सेल के अंदर में फ्लूइड नहीं बैठ सकता, वो आप पहुंच देते हैं टॉवल वगैरह से। टिश्यू में फ्लूइड बैठ गया तो उसको फिर आपको दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है, एडिमा बन जाता है जिसमें पानी पड़ जाता है। फिर दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है कि जी वो सेल्स को फारिग करें। जैसे हार्ट वगैरह वीक होता है तो फिर टिश्यू बढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इस तरह के हमारे ऑर्गन्स हैं डिफरेंट, तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये जैसे ये टिश्यू से बनते हैं, पहले सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। ये अमल कैसे होता है कि इस तरह की ये ऐसा कौन सा सिस्टम बॉडी में है कि जो कौन सा ऑर्गन किस सेल ने बनाना है, टिश्यू कैसे बनना है। ये सब चीजें बेसिकली आपका जो होता है ना डीएनए, आरएनए वगैरह, तो ये एंजाइम्स, ये पूरा
बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो एंजाइम्स पाते हैं, केमिकल्स होते हैं, सही है, एंजाइम्स होते हैं, ये बेसिक, अगर एंजाइम्स ही ना हो तो सेल सेल ही रहेगा, सही है। ये सब कुछ माँ के पेट के अंदर वगैरह होता है, निजाम सिस्टम होता है। अगर एंजाइम्स ही नहीं है तो फिर टिश्यू जो है ना वो ऑर्गन से नहीं बन सकता। एंजाइम को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, एंजाइम कैसे, मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, कि मतलब कि बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, जो चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, वो एंजाइम कॉज करता है। अब एंजाइम खुद जो है वो प्रोटीन है, यानी कि सेल को टिश्यू बनने के लिए एंजाइम चाहिए, और टिश्यू से ऑर्गन बनाने के लिए भी एंजाइम चाहिए। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि हमारी बॉडी में एक डबल सर्कुलेशन का निज़ाम होता है, खासकर हार्ट के लिए कहा जाता है कि वो इट इज अडॉप्टेड टू डबल सर्कुलेशन। ये पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये डबल सर्कुलेशन क्या होती है और हार्ट से इसके क्या आप ताल्लुक देखते हैं? जो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जो समझने की कॉन्सेप्चुअल बात है, वो ये है कि डबल सर्कुलेशन में खून दिल के अंदर 2 दफा दाखिल होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेशन। ये मैंने बहुत हल्के अल्फाज में मतलब कि बताया कि ताकि आपके मुझसे जहन नशीन हो जाए कि बात है क्या। मिसाल के तौर पे हम सांस ले रहे हैं, डबल सर्कुलेशन इंसानों में भी है, मैमल्स में भी है। अब हम सांस ले रहे हैं, खून जो है हमारे वेना केवा के जरिए आया हमारे राइट ऑरिकल के अंदर, अब वहां से गया ये राइट वेंट्रिकल के अंदर, अब यहाँ से ही लंग्स के अंदर चला गया, एक सर्किट पूरा हो गया। लंग्स में ये जब वापस आएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसे हम कहेंगे, वापस जब जाएगा तो अब ये लेफ्ट साइड में जाएगा, सही है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ऑरिकल के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब ये पूरी बॉडी में जाने के लिए एओर्टा में जाएगा, ये शरियान आजम भी कहते हैं, शरियान आजम, बस एओर्टा में जब जाएगा, अब उसके जरिए फिर ब्रांचेस, सब ब्रांचेस होते होते कैपिलरी वेनस में जरिए फिर बॉडी में जाएगा। तो ये डबल सर्किट का होगा कि दिल में 2 बार आया खून। पहली बार तो वेना केवा से गंदा खून आया, फिर प्यूरिफिकेशन की लंग्स के अंदर गया, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आया, फिर हार्ट के जरिए बॉडी में गया, सही है। तो सिंगल सर्कुलेशन, ओपन सर्किट भी कहलाता है, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है, ये होती है के अंदर, ये जो होते हैं ना कॉकरोच हुए, लिजर्ड्स हुए, जी जी, ये इंसेक्ट्स, जी जी, इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होती है, इसमें कोई डबल नहीं होता, सिंगल होता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो फूड है, फूड हमारा कंटेमिनेट भी होता है और कुछ एडल्ट्रेटेड भी होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि फूड कंटेमिनेशन में और एडल्ट्रेशन में क्या फर्क आप देखते हैं? जो ये है ना कंटेमिनेशन, इसमें तो बीमार आ गया, बीमार खाना, गंदा खाना, सड़ा हुआ खाना, जैसे फंगस, मोल्ड वगैरह लगी होती है, वो तो आ गया कंटेमिनेशन के अंदर कि गंदा खाना खा लिया, मैं किसी स्टैंडर्ड नहीं था, क्वालिटी वाइज गंदा था। जो सेकंड फॉर्म है ना अल्ट्रेशन वाली, इसमें ये जरूरी नहीं कि बंदा से बीमार ही हो, ये हम लोग खा रहे हैं खाने जो, सही है, बायो इंजीनियर्ड खाने भी इसके अंदर आ जाते हैं, कि मिसाल के तौर पे जैसे आलू है, सही है, अब इसके अंदर भी जो नए सीड्स आ रहे हैं कई इलाकों में आ रहे हैं, वो बेसिकली पोटैटो के नहीं है, वो अगले मिक्स किए हैं बायो इंजीनियरिंग के जरिए, और फिर उसके अंदर जीन्स डाली गई हैं ताकि वो जो है ना कीड़े मकोड़ों से वगैरह उस पर ना, उसको इन्वेसिव रिएक्शन ना करें, उसे बचाने के लिए। अब उससे ये हुआ कि ये जो अल्टरेशन वाले खाने, इससे जो नई जनरेशन आ रही है, ये इसके साथ खुराक का मसला पड़ गया है। मिसाल के तौर पे जी आपने लीन मीट खाना है, मटन का खाना है, अब मटन जो है उसके अंदर भी इस तरीके से ये अल्टरेशन हो गई है कि वो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, उसकी ताकत के लिए किसकी लगाते हैं, मगर वो मटन तो नहीं रहा ना, जो कुदरती मटन था वो तो वो नहीं रहा, ये हम लोग खा रहे होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंटेमिनेशन जो है नेचुरल प्रोसेस है, जबकि एडल्ट्रेशन जो है वो हम इंसानों का पैदा करता है, ह्यूमन कर दिया है, लेकिन नुकसानदेह जो है ना वो कंटेमिनेशन जो है वो बीमार कर ही देगा। अच्छा, ये जो है ये अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं और क्या ये ह्यूमन बॉडी के लिए, हम इंसानों के लिए क्या वाकई लीथल होते हैं, और होते हैं तो क्या, मतलब किस तरह से क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें पेस्टिसाइड्स? ओवरव्यू सर इसका इस तरीके से है कि पेस्टिसाइड जो है वो खाली टारगेट ऑर्गेनिज्म को ही किल करते हैं, ओवरव्यू बता रहा हूँ वैसे मैं, किल करते हैं, इंसान में इसका नुकसान नहीं है, सही। लेकिन जो आप साइंटिफिक व्यू अगर आप उस तरफ आप अप्रोच करें तो जो सेल मेम्ब्रेन उनके अंदर है वो इंसानों की सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है,
सही है, वो भी यूकैरियोट, हम भी यूकैरियोट्स। तो अब जो चीज उनके सेल को डैमेज करेगी, अब मिसाल के तौर पे मच्छर मार को ले लें। मच्छर मार क्या करता है कि वो मच्छर को मारने का काम आता है, मगर इंसान भी सुन तो चकरा जाता है एक मर्तबा। सही, तो असल में तो मैक्रो लेवल में इंसान को नुकसान देता है, मगर जो नॉर्मली कहा जाता है वो ये है कि ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम आता है, अपनी फसलें बचाने का काम आता है, और इंसान को उसका नुकसान बहुत कम है या ना होने के बराबर है। ये आप मगर कहते हैं कि वो लिथल नहीं है, लिथल या डेडली नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन dangerous कोई जो बीमार है। कर सकता है, लेकिन बीमार तो कर सकता है कोई बीमारी, या कोई इफेक्ट, जिस तरह कोई इफेक्ट डलता है इंसान की बॉडी पे या बिहेवियर पे, इस तरह से इफेक्ट पड़ सकता है, इम्पैक्ट आता है इससे। नुकसान जरूर देता है, अच्छा। मारेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, और इनको आप कैसे डिफाइन करते हैं, जो टाइप्स या क्लासिफिकेशन होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन हाइड्रोजन इसके अंदर होते हैं। सही है। अब इसमें जो इसका फॉर्मूला में आता है CH2ON, इसका फॉर्मूला वैसे नॉर्मली होता है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो होते हैं, इसकी टाइप्स होती हैं। सिंपल, अच्छा, इसे खुराक से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और तब जो सिंथेटिकली तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मिल ही रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो नुकसान में जो आता है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फौरन हमारे बॉडी में यूजेबल है। यानी आप समझें कि वो तरीके से विटामिन B12 का इंजेक्शन है, ये वहाँ यूज हो गया। जो कॉम्प्लेक्स हैं ये टूटेंगे सिंपलर वन में, मैक्रो टूटेगा माइक्रो में, उसके बाद यूजेबल बॉडी होगा। अदरवाइज अगर इसके एंजाइम्स नहीं होंगे बॉडी में, होते हैं ऐसे लेकिन बहुत ज्यादा खा ले इंसान तो फिर अफारा भी कर देते हैं, तो फिर ये यूजेबल नहीं है जो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में फायदे क्या है, मतलब हम कहते हैं, मोस्टली हम सुनते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये अच्छे होते हैं। आई थिंक फाइबर भी शायद इनमें होता है, या जिस तरह सुनने में आता है। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारी चीजें ना, सब बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इस पर गोला हस्क जो आता है, राइस को देख लें कॉम्प्लेक्स में आता है, जो पोटैटो ट्यूबर्स हैं कॉम्प्लेक्स में आते हैं। सही है तो ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल यही है। अब ये टूटेंगे ना मंथ्स में बॉडी में जाकर। सही है, तो बॉडी जो हम खुराक खा रहे हैं ये हम लोग कॉम्प्लेक्स में खा रहे होते हैं, ये बाद में फिर टूट के बॉडी में जाकर फिर अपने काम से लगते हैं, लेकिन जो खा रहे हैं ना खुराक ये सारी कॉम्प्लेक्स में होती है, ये टूटते हैं आपके लाइपेज के जरिए। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जब ब्रेड होती है, ब्रेड पे जो फंजाई अटैक करता है तो वो खराब हो जाती है। ये मतलब क्या होता है, इसका कैसे देखते हैं कि ये इसके पीछे ये पेशेंट क्या होता है। पेशेंट इसके पीठ पीछे बेसिकली इसका जो ब्रेड मोल्ड है ना, ये इसमें आती है, रोटी से खराब हो जाती है, इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। अच्छा, ये फंगस है। फंगस जो है वो किसी भी डैम्प एरिया में पाई जाती है। अगर इसी डबल रोटी को आप फ्रिज में रखें या ठंडे इलाके में, खुश्क इलाके में रखें तो बच जाएगी। इसको आप अगर ह्यूमिडिटी के इलाके में रखें और डैम्प इलाके में रखें तो उस पर ये ब्रेड मोल्ड्स आ जाती हैं। सही, क्योंकि फंगस जो है बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में तो है। सही, हर एनवायरनमेंट में फंगस तो है, ये बैक्टीरिया फिर रहे होते हैं, मगर जो अपने पर्टिकुलर इनका जो एक्शन होता है वो उसी चीज पर होता है जिससे इनको लगाव होता है, इनको खुराक मिल जाती है। अभी जो ब्रेड मोल्ड्स है फंगस, ये इंसान को भी लगती है, जो कुछ यानी कि जो खारिश का मसला होता है ना, जिसमें हम दवाई एंटी फंगल दवाई इस्तेमाल कराते हैं, ये ब्रेड मोल्ड्स ही होती हैं। अब इसमें भी ये कहा जाता है बेसिकली कि इसकी सेल वॉल तोड़ी जाती है, सेल मेम्ब्रेन तोड़ी जाती है, और फिर खुश्की दी जाती है। बेसिकली खुश्की में बैक्टीरिया ये फंगस नहीं सर्वाइव कर सकती, ये टेम्परेरी गैस की चीज है। तो यूं होता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला और हमें अपने बहुत अच्छे तरह से हमने एक्सपर्ट ओपिनियन दिया इन टॉपिक्स के ऊपर, जो किसी काफ़ी हद तक टेक्निकल इश्यूज थे, और इसके लिए एक डॉक्टर ही से बता सकते हैं, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। हम इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में भी आपको इंशाअल्लाह दावत देंगे, वदू करेंगे कि आप आएँ और हमें जो इस तरह की जो टर्म्स हैं या इस तरह की जो फिनोमेना हैं उनसे हमें गाइडेंस फराहम करें, ताकि आपके तवसत से हम ये जो डेफिनेशंस हैं इस तरह की, या इस तरह के जो फिनोमेना है नेचुरल, और जो हमारे बॉडी में फंक्शंस हैं, ये आसान और प्लेन लैंग्वेज के अंदर हम अपने जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं CSS के तक पहुँचा सकें, ताकि वो इन चीज़ों को बड़े इजीली ग्रैस्प कर लें, और फिर इंशाल्लाह वो अपने जब पेपर में अटेम्प्ट करें तो वो उनको इसी तरह इसमें लिखें समझ के, और उनको बार बार अगर रिवाइज करना हो तो हमारी वीडियोज़ को
बार बार देख के रिवाइंड करके या उसको रिपीट करके नहीं पी सकते हैं, और उनको फ़ायदा होगा, खासकर रिपीटेशन के दौरान और रिवीजन के दौरान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम आपको दोबारा मदऊ करेंगे। नाज़रीन, ये हमारे हमारे साथ आज डॉक्टर वकार थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया साइंटिफिक जो फिनोमेना है, खासकर जो मेडिकल से रिलेटेड हैं। इंशाल्लाह ताला हम इस तरह की वीडियोस आगे भी बनाएंगे, और डॉक्टर साहब को हम आगे भी इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे कि वो आएँ और हमें जो है इस तरह के जो मालूमाती लेक्चर्स हमें फराहम करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।